40 रोज़ हो गए थे। उसने लेटे लेटे सोचा और सीधा हाथ फैलाकर पथरीली ज़मीन को महसूस किया। ये एक बड़ा सा तारीक कमरा था जिसका फर्श और दीवारें बड़े बड़े मैले पत्थरों की बनी हुई थीं। छत ऊंची और तारीक थी। कमरे की वाहिद खिड़की बंद थी। एक बेकवाड़ का दरवाज़ा लकड़ी के भारी तख्ते की मदद से बंद किया गया था। छत के करीब छोटे से सुराख नुमा रोशनदान में से आने वाली रोशनी कमरे की तारीकी में इजाफा कर रही थी। वो देर से फर्श पर लेटा हुआ था। आज 40वां दिन है, उसने मायूसी से सोचा, और मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि उनके साथ मिलकर खुद भी वो झल्ला कर उठा और घुटनों के गिर्द बाजू लपेट कर बैठ गया। और ये शीला कमबख्त, 1 2 3 3 लाइनें जिनमें मैं भी शामिल था, 3, उसने तकलीफ से दोहराया। एक के लिए तो मैंने खुद डायनामाइट। बालिकमंद को अगर ये पता चल जाए कि उसके अज़ीज़ हिंदुस्तान के साथ मैं क्या सलूक कर रहा हूँ, अज़ीज़ हिंदुस्तान माई फुट, मैं क्या कर सकता हूँ? ये ज़रूरी था इन ख़तरनाक मायूस भेड़ियों, हरामज़ादों। उसने बहुत दिल में गाली दी। दहशत पसंदों के साथ रहने के लिए और क्या कर सकता हूँ? ख़यालात की रवानी के पीछे या दरमियान में कहीं उसने ये भी सोचा कि तीसरी बड़ी गाली है जो अपनी उम्र में उसने दी। ऐसे नामुराद लोग मैंने मैदान जंग में भी नहीं देखे। या अल्लाह, वो अंग्रेज़ किस कदर बेदर्दी से उसने झुरझुरी ली। दरवाजे की लकड़ी का तख्ता आहिस्ता से हटा और एक लड़की का गोल चेहरा नमूदार हुआ। लकड़बंद, क्या हाल है? उसने बच्चों के शोख लहजे में पूछा। ठीक है। लड़की तख्ता हटाकर अंदर आ गई। उसका चेहरा छोटा और जिस्म गुदराया हुआ था। वो अपनी उम्र के लिहाज से लंबी दिखाई देती थी। तुम आज क्यों नहीं गए? उसने नईम से झुककर पूछा। मेरी तबीयत ख़राब थी। बारूद लगाने से डरते हो? बको मत। वो फिर फर्श पर लेट गया। कमरे में 2-1 बेमकसद चक्कर लगाने के बाद लड़की बाहर निकल गई। जो ज़रा सी रोशनी दरवाजे के रास्ते आ रही थी ख़त्म हो गई। आज भी नहीं गया। ठीक है, कल दर्द सर का बहाना भी ना बनाऊंगा। साफ इनकार कर दूंगा। पहले ही काफ़ी बेगुनाह खून बहा लिया है, लेकिन इसका फ़ायदा मैं सब कुछ क्यों नहीं चुकता? ला हौला वला कुव्वा। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता। ये इतने अच्छे, इतने दुखी, इतने। और ये शीला ये लड़की। लकड़ी का तख्ता फिर खिसका और शीला ने अंदर झांका। लकड़बंद, चाय पियोगे? नहीं, उसने लेटे लेटे जवाब दिया। वो अंदर आकर इसके पास बैठ गई। क्यों, बारूद लगाने से डर लगता है? मत हंसो, नईम ने खफगी से कहा। क्यों, बारूद मैं भी लगा सकती हूँ। वो दोबारा हंसी। नईम उठकर बैठ गया। क्या देखते हो? शीला ने आंखें चमका कर कहा। वो चुपके से उठकर दीवार के पास जा खड़ा हुआ। चंद लहजे तक वो खिड़की की जंग आलूद चटखनी से उलझता और सुर्ख होता रहा। इसे मत खोलो, शीला ने कहा, बाबा नाराज़ होगा। उसने खिड़की का एक पट ज़रा सा सिरकाया। रोशनी की एक लंबी लकीर कमरे में दाखिल हुई। सामने छोटे से पहाड़ी गांव के पीछे सूरज गरूब हो रहा था। ऊपर नीचे बने हुए लकड़ी के मकान दूर से सीढ़ियों की तरह दिखाई देते थे। गांव के दामन में घने स्याह बाग थे। उनसे नीचे खेतों में धान की फसल खड़ी थी। और ये कमबख्त बाबा आज तक पता नहीं चल सका कि किसके साथ है। उसने हथेलियों से आँखों को मला। इतनी मुद्दत से दिन की रोशनी में हरियाली नहीं देखी। लकड़बंद, सुनो, शीला ने करीब आकर कहा। मुझको लकड़बंद मत कहो, नईम ने खफगी से कहा। क्यों क्यों क्यों? उसने जल कर नकल उतारी। नईम अहमद ख़ान मेरा नाम है। भाई ने मुझे बताया था कि तुम्हारा ये। उसने मसनूई हाथ को डरते डरते छुआ। लकड़ी का है तो? हमारे गांव में एक लंगड़ा था, एक बावला था। हम उन्हें लंगड़ा और बावला कहते थे। अच्छा तो सुनो, हम यूँ नहीं कहते, हम कहते हैं नईम अहमद ख़ान और शीला रानी। कहो। नईम अहमद ख़ान और शीला रानी दोनों हंस पड़े। धान के खेत पर से मुर्गाबियों की डार गुजर रही थी। नईम अहमद ख़ान, तुम बात क्यों नहीं करते? करता हूँ। कब? इतने महीने हो गए तुमने कभी बात नहीं की। सिर्फ 1 महीना और 10 दिन हुए हैं। तुम बड़ा हिसाब रखते हो। अच्छा सुनो, मेरा ये हाथ असली है। देखो। उसने लकड़ी की उंगलियों
से उसकी नाक को छुआ। ये तुम्हारी नाक है, मैं महसूस कर सकता हूँ। ये तुम्हारी आंखें हैं, ये होंठ हैं, ये गाल हैं, ये ठोड़ी है, ये गर्दन है। वो देर तक लड़की के चेहरे की गंदुमी बेदाग जिल्द पर सर्द ठोस उंगलियां फेरता रहा और उसने महसूस किया जैसे वो उसकी असली उंगलियां हैं और उनमें खून दौड़ रहा है और लड़की की जिल्द का गर्म लम्स खून में शामिल होकर उसके सारे बदन में गर्दिश कर रहा है और उसके रोंगटे खड़े हुए जा रहे हैं। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। नईम अहमद खान, तुम कल। नईम अहमद खान मत कहो, सिर्फ नईम कहो। तुम्हारे कितने नाम हैं? वो हंसा। नईम, कल जाओगे? कहाँ? लाइन पर। नहीं, तुम्हें हर बात का कैसे पता होता है? वो हुर्राया। मुझे हर बात का पता होता है, लड़की ने आंखें नीचा करके कहा। क्यों नहीं जाओगे? मैं ये काम नहीं कर सकता। यहाँ क्यों आए हो फिर? क्यों? पता नहीं, लड़की ने हल्का सा कहकहा लगाया। रोटी यहाँ मुफ्त नहीं मिलती जनाब, वापस जाइए। ओह, नईम ने गाल फुलाकर सांस छोड़ी। मैं वापस चला जाऊँ? लड़की आंखें झपकाती हुई उसकी तरफ देखती रही। नईम, एक बात बताओ। क्या? तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ रह गए थे? नहीं। फिर? मेरी तबीयत ख़राब थी। वो एकदम बुझ गई। अच्छा, उसने बाहर देखते हुए बेख्याली से कहा। खिड़की में से आती हुई सितारों की रोशनी में उसके होंठों की बारीक सुर्ख जलती हुई लकीरें बहुत मध्यम हो गई थीं। नईम हंसा और सीधे हाथ से उसकी ठोड़ी को छुआ। अच्छा, माना कि तुम्हारे लिए ठहर गया था। लड़की की आंखें अंधेरे में चमकीं। तो ठीक है। क्या? मैं तभी समझ गई थी तुम्हारी आवाज़ बीमारों वाली नहीं थी। अंधेरे में नईम ने अपनी खोखली हंसी की आवाज़ वाज़े तौर पर सुनी। उसने हाथ बढ़ाकर खिड़की बंद करना चाही, लेकिन शीला रास्ते में खड़ी थी। क्या देख रही हो? गाँव। तुम्हारा भी गाँव था? हाँ, वो मैदानों में था और बड़ा जरखेज़ था। नागपुर के करीब? हाँ। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे भाई ने बताया था। तुम्हारा वहाँ कोई दोस्त था? नहीं, तुम झूठ बोलती हो। नहीं नहीं, वो नीची आवाज़ में चीखी। नईम ने कंधे उचकाए। यूं ही मुझे ख्याल हुआ। दोनों खामोश खड़े रहे। फिर लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया। मदन घर से भाग गया। मैं अकेली अकेली खेला करती थी। गांव में हर साल हैज़ा फैलता। पहले माँ मरी, फिर बाप, फिर मदन कहीं से आ गया, फिर मुझे पता है। नईम ने हाथ से उसे खामोश रहने का इशारा किया। मुझे सब पता है, तुम्हारे भाई ने बताया। कब? जब पहली बार लाइन पर गए, तुम पर बहुत जुल्म हुए। अच्छा? शीला ने ताज्जुब से बेदहानी से अंधेरे में देखते हुए कहा। चांद की आखिरी तारीखें थीं और सारे में तारीकी और सितारों की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। सामने पहाड़ी पर ऊपर नीचे बने हुए मकानों में दिए जल रहे थे और बुझ रहे थे। उनकी खिड़की के नीचे एक पहाड़ी झरना बहता, पत्थरों पर बहते हुए पानी की खनक जो दूर चलते हुए रहट की आवाज़ से मुशाबे थी, उनके कानों में आ रही थी। रात का एक परिंदा फड़फड़ा कर खिड़की के सामने से गुजरा। मैं जाऊं? लड़की ने सहम कर कहा। ठहरो, अभी फरिश्ता गुजरा था, लड़की ने कहा। वो हंसा। नहीं, चमगादड़ थी। चमगादड़? शीला ने खौफजदा आवाज़ में दोहराया। ऐसा मत कहो, वो फरिश्ता था। ये जब भी गुजरता है वो आ जाते हैं। मुझे अब जाना चाहिए। लेकिन वो खड़ी रही। तुम कहाँ सोती हो? साथ वाले कमरे में। अच्छा, मैं समझा गाँव चली जाती हो। तुम दरवाजे के पास सोते हो। तुम्हें कैसे पता? तुम बड़े ज़ोर के खराटे लेते हो, मुझे गुस्सा आ जाता है। अच्छा? वो धीरे से मुस्कुराया। तख्ता हटाने का शोर होता है। नहीं, मैंने कई बार हटाकर तुम्हें देखा है। क्यों? तुम सोने नहीं देते। मेरा जी चाहता था तख्ता तुम्हारे ऊपर दे मारूं। वो फिर मुस्कुराया। एक और चमगादड़ फड़फड़ाती हुई खिड़की के पास से निकली। शीला ने हाथ उठाकर उसकी कोहनी पर रखा और आंखें फैलाकर अंधेरे में परिंदे का ताक़ुब किया। फिर चुपके से वो बाहर निकल गई। आधी रात के करीब बारिश अभी शुरू हुई थी कि वो तीनों आ गए। कमरे में दाखिल होकर उन्होंने आतिशदान पर पड़ा हुआ दिया रोशन किया। बारूद गीली हो गई। इकबाल ने कमीज़ आतिशदान पर फैलाते हुए पूछा। नहीं, मेरे पेट पर थी। बनर्जी ने कमीज़ के दामन झटका और कमर पर से बारूद की पट्टी खोलने लगा। आतिशदान से दूर रखना, इकबाल ने कहा। सुन कर कान पक गए हैं, खामोश रहो। बनर्जी ने हवा में मुंह उठाकर गाली दी। फिर इकबाल और बनर्जी ने एक साथ उसी नामालूम शय को तल्ख लहजे में गालियां दी और कपड़े उतारने लगे।
नईम दीवार के सहारे घुटनों के गिर्द बाजू लिपेटे लपेटे बैठा, सुर्ख बेख्वाब आंखों से उन्हें देख रहा था। उनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। मदन आतिशदान पर बैठा आग जलाने की कोशिश कर रहा था। इकबाल ने कमर से पिस्तौल खोलकर कील पर लटकाया। कील उखड़ गई और सुनकर खौल में लिपटा हुआ बड़ा सा पिस्तौल आवाज़ पैदा करता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। इकबाल चंद लहजे तक उसे उठाने का इरादा करता रहा, फिर आतिशदान के पास टांगे फैलाकर बैठ गया। सिगरेट है? उसने पूछा। नहीं, मदन ने कहा। उसने कंधे ढलकाए और दीवार पर सर रखकर आंखें बंद कर लीं। ऊपर दिया जल रहा था। उसके चेहरे की उभरी हुई हड्डियां आंखों और रुखसारों के घड़ों पर साया किए हुए थीं। दीवार के साथ यूं साकत बैठा वो चिकनी स्याह मिट्टी का बुत मालूम हो रहा था। उसके बाल खुरदरे, घुंघरियाले और गलीज थे और मजबूत बनावट का चेहरा कमज़ोर दिखाई दे रहा था। नईम के दिल में उसके लिए बेमालूम सा रहम पैदा हुआ। उसने उठकर कील गाड़ी, उसका पिस्तौल लटकाया और उसके पास जाकर एक सिगरेट निकाल कर दी। कैसे हो? खामोशी से सिगरेट सुलगाकर इकबाल ने पूछा। ठीक हूँ। क्या करते रहे? कुछ नहीं। नईम ने आग में देखते हुए कहा। सोचता रहा। तुम सोच लेते हो? बनर्जी ने पलटकर तमस्खर से पूछा। हाँ, नईम ने ढिठाई से उसके चेहरे को देखते हुए कहा। बेहतर है कि सोचना छोड़ दो। वो दीवानावार गीले सिगरेट को सुलगाने की कोशिश करता हुआ बोला। मैंने भी छोड़ दिया है। मदन ने एक लकड़ी तोड़कर आग में फेंकी और मुस्कुराया। तुम्हारे लिए ये काम मुश्किल था, तुमने छोड़ दिया। क्यों? ये मैंने ही सोचा था कि हम सब में से आग जलाने के लायक सिर्फ तुम हो। देखो, तुम कम से कम वक्त में आग जला लेते हो। मैं खुश हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर आग तापी। हम सब खुश हैं। उसके छोटे मक्कार ज़हीन चेहरे पर तारीफी मुस्कुराहट नमूदार हुई। अपने 2 कंबल घसीटकर वो आग के करीब आ गया। बंद कमरे में पत्थरों पर पड़ी हुई धूल उड़ी और उसकी नागवारी को सबने महसूस किया। तुम अपने बिस्तर से जुदा नहीं हो सकते, इकबाल ने नाक सुकेड़ कर कहा। औरतों की तरह हम खिड़की भी नहीं खोल सकते, मदन ने कहा। बनर्जी सिगरेट को उंगलियों में फिराता हुआ सोच रहा था। नईम उसकी तरफ झुका। तुम वाकई खुश हो माधोकर? हाँ, तुमने ऐसी खौफनाक शक्ल क्यों बना रखी है? उसने बेजारी से सिगरेट को आग में उछाला। गीला हो गया है। बारूद की बजाय तुम्हें तंबाकू बचाना चाहिए, नईम ने कहा। हाँ, शायद। अब बारूद पियो। शीला एल्युमिनियम के बड़े बर्तन में पानी भरकर लाई और उसे आग पर रख दिया। बुढ़ा कुछ खाने को देगा? मैं भूख से मर रहा हूँ, मदन ने कहा। पता नहीं। वो कमर पर हाथ रखे खड़ी रही। घने स्याह बालों की लट उसके गाल पर लटक रही थी और आंखें आग की रोशनी में चमक रही थीं। शीला, कुछ खाने को दो, मदन ने नरमी से कहा। नईम ने महसूस किया कि उसका माथा और आंखें बिल्कुल अपनी बहन से मुशाबे थीं। शीला अच्छा कहकर बाहर निकल गई। कुछ देर के बाद बुढ़ा हाथ में खाने के बर्तन लिए दाखिल हुआ। आज कुछ आलू पकाए हैं लौंडों, उसने जनूबी हिंद के किसानों के लहजे में कहा। सख्त गंदा बर्तन आलूओं की इश्तिहा आवर सुर्ख शोरबे से भरा हुआ था। उसमें हल्की हल्की भाप उठ रही थी। चारों मर्द अपनी अपनी मसरूफियत छोड़कर बर्तन के गिर्द जमा हो गए। बुढ़ा अपने हुक्के पर झुक गया। रोटियां? 2 आदमी एक साथ बोले। ओहो! बूढ़े ने बड़े फौजी कोट में की जेब में से चंद मैली रोटियां निकालकर उन्हें दी। फिर उसने माधोकर बनर्जी की लंबी बारीक छुरी कपड़े के खौल से निकाली और उसकी मदद से हुक्के की नाली में जमा हुआ तंबाकू का मैल खुरचने लगा। देर तक वो आतिशदान के सामने बैठे भूखे थके हुए जबड़ों के साथ खाना चबाते रहे। आग की रोशनी में उनकी कनपटियों और जबड़ों पर एक एक हड्डी और पट्टा अलग अलग दिखाई दे रहा था। बाहर बारिश लगातार हो रही थी। खिड़की पर उसकी हल्की मुसलसल आवाज़ कमरे की खामोशी और उदासी में इजाफा कर रही थी। अंदर चीड़ के जलने की हल्की फुनकार और खाना खाने की आवाज़ें थीं। बूढ़ा एक पत्थर पर आंखें बंद किए बैठा हुक्का पी रहा था। लौंडिया के लिए कुछ रहने दो और कुछ नहीं है, आंखें बंद किए किए वो बोला। चारों मर्दों ने उसे घूर कर देखा, फिर तकरीबन सब ने एक साथ हाथ खींच लिया। बर्तन बूढ़े के हवाले करके वो आग के करीब होकर बैठ गए। माधोकर ने गीले सिगरेट को सुलगाने की चंद मिनट बेकार कोशिश के बाद उसे आग में उछाल दिया और हवा में गाली दी। आज क्या हुआ? नईम ने इकबाल को मुखातिब करके पूछा। वो मुंह फेर कर कमीज जो अब खुश्क हो चुकी थी पहनने लगा। डाक खाना खामोश हो गया। नईम ने
پھر پوچھا، اوہ اوہ تار ہوں۔ اقبال نے آگ میں دیکھتے ہوئے دوبارہ ناک میں سے ملی جلی آواز نکالی۔ تم بول نہیں سکتے، نعیم نے تیزی سے کہا۔ اقبال نے خفگی، علیحدگی اور اکتاہٹ سے اس کی طرف دیکھا اور دیوار پر سر رکھ دیا۔ بیزار مت کرو، میں تھکا ہوا ہوں۔ تمہارے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں؟ تم نے کچھ نہیں کیا۔ اقبال نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ ہم نے ایک آدمی کو خاموش کیا۔ میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اس نے آہستہ آہستہ کہا، صرف جب مجبور کر دیے جاؤ، ورنہ کچھ نہیں۔ تم کچھ بھی یاد نہیں رکھنا چاہتے، تم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے متعلق بات کر سکو۔ میں جانتا ہوں، میں نے محسوس کیا ہے۔ بیکار بیٹھے بیٹھے تم ناکارہ ہو گئے ہو۔ مادھوکر نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اچھا ہوتا تم ہمارے ساتھ چلتے۔ اور نعیم نے سخت غصے میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ مادھوکر اس کی طرف جھکا، اور یہ کیا چلن ہے تمہارے، باولے ہو؟ نعیم خاموش بیٹھا چھوٹی چھوٹی کمزور لکڑیاں انگلیوں میں توڑتا رہا۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ اقبال دیوار سے لگا سو گیا۔ مدن اپنی ران کے زخم کو گرم پانی سے دھو رہا تھا۔ بند کھڑکی سے لگاتار بارش کی آواز آ رہی تھی۔ مادھوکر نے چند لکڑیاں آگ میں پھینکیں۔ چیڑ کے دھوئیں کی تیز بو کمرے میں پھیلی، پھر لکڑیاں بھڑاک سے جل اٹھیں۔ شیلا اپنے بھائی کے زخم پر پٹی باندھنے لگی۔ کون تھا؟ نعیم نے پوچھا۔ چوکیدار، مدن نے بتایا۔ پھر وہ ہوشیار ہو گئے۔ کیوں؟ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اسے قتل کرنا ضروری تھا؟ نعیم نے مشکوک نظروں سے اقبال کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اوہ، مدن نے کندھے اچکائے۔ شروع حملے میں ہم سے غلطی ہوئی، جو بعد میں یوں کرنا ہی پڑا۔ شہد کی سی صاف آواز میں نعیم بولا، میں جانتا ہوں۔ کیا؟ اسی وجہ سے وہ خوف زدہ ہے۔ اس نے پھر اقبال کی طرف دیکھا۔ خوف زدہ؟ مادھوکر حیرت سے پکارا۔ وہ ایک مچھر کی طرح قتل کر سکتا ہے، پتہ ہے تمہیں؟ غلط، نعیم نے غصے سے گھونسا اپنی ران پر مارا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ اس وقت خواب میں بھی یہی دیکھ رہا ہے۔ مدن اور مادھوکر نے تمسخر سے اسے دیکھا۔ کیا دیکھتے ہو؟ اس نے آگ کی طرف ہاتھ پھیلایا۔ یہ سبق میں نے میدان جنگ میں سیکھا تھا۔ تم کسی انسان کو مچھر کی طرح نہیں مار سکتے، کبھی نہیں۔ وہ آگے کی طرف جھک کر بیٹھ گیا۔ سنو، بہت سے مچھروں کو، یہ اس نے مجھے بتایا تھا، بہت سی چیونٹیوں کو تم آسانی سے مار سکتے ہو، ایک کو نہیں۔ وہ بے گناہ آدمی تھا، اور ایک آدمی تھا، اور مزدور تھا یا کسان تھا، اور غریب بھی تھا، چنانچہ وہ ہمیشہ اس کے خواب میں آئے گا۔ میں جانتا ہوں۔ یکلخت مادھوکر کا قہقہا بلند ہوا، اونچا، زوردار، وحشی قہقہا۔ اقبال نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ ہنستے ہنستے مادھوکر کی آنکھیں ابھر آئیں اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے ہاتھ چوڑا کر کے اقبال کی ران پر مارا۔ تم خواب میں کیا دیکھ رہے تھے؟ اقبال خاموش غصے کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ بے گناہ آدمی اور ایک آدمی۔ وہ ہنستے ہنستے جھک گیا۔ بے گناہ آدمی اور ایک آدمی، سنا؟ یہ کہتا ہے چوکیدار تمہارے خواب میں آئے گا۔ وہ بے گناہ آدمی اور ایک آدمی ہے۔ بے گناہ اور ایک، بے گناہ اور ایک۔ اقبال اسی طرح سر دیوار سے ٹیکے سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا رہا، پھر کھسک کر زمین پر لیٹ گیا۔ شور مت مچاؤ، مجھے سونے دو، اس نے بیزاری سے کہا۔ آہستہ آہستہ مادھوکر خاموش ہو گیا، پھر بھی وقفے وقفے پر خاموش ہنسی کے جھٹکے اس کے پیٹ اور شانوں پر ظاہر ہوتے رہے۔ بارش تھم گئی۔ کھڑکی کی درزوں میں سے جھرنے کا ہلکا شور اندر آ رہا تھا۔ آتش دان میں لکڑیاں چٹخ رہی تھیں۔ مردوں پر غنودگی طاری تھی اور وہ سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ نیند کسی کو نہیں آ رہی تھی۔ میں آج سوچتا رہا، ہم پتھر چھوڑ کر میدانوں میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ دھیمی صاف آواز میں نعیم نے کہا۔ اقبال آنکھیں کھول کر جلتے ہوئے کوئلوں کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں اور چہرہ آگ کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ خاموش لیٹا رہا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ مدن نے گرم اینٹ سے زخم پر ٹکور کرتے ہوئے کہا۔ یہاں پر نہیں، پتھروں میں کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ پتھر پانی بھی جذب نہیں کرتے۔ یہاں پر جو پانی بہتا ہے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ یہ جگہ بانجھ عورت کی طرح ہے۔ یہ جگہ زیادہ محفوظ ہے۔ محفوظ؟ یہ ساری جگہ محفوظ ہے، نعیم نے بازو پھیلا کر کہا۔ یہ دنیا انسان کا گھر ہے، ساری دنیا۔ جہاں کھانے کو ملتا ہے وہ جگہ سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ مدن ہنسا۔ کھانے کو کسے ملتا ہے؟ ہمیں؟
مزاروں کو کھانے کو کون دیتا ہے؟ زخم پر اینٹ کی تپش محسوس کر کے اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ تم چاند پر سے آئے ہو یا میدانوں میں سے؟ تمہیں وہاں کھانے کو ملتا تھا تو وہ جگہ تمہارے لیے محفوظ تھی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اسی لیے تو۔ سنو، مدر نے بات کاٹی، کھانے کے لیے بیلوں کو بھی ملتا ہے، مگر بیلوں اور انسانوں میں بڑا فرق ہے۔ وہاں بیلوں اور آدمیوں کو ایک ہی برتن میں کھانا ملتا ہے، تم نہیں جانتے۔ انسانوں کی پگڑی سر پر ہوتی ہے، گلے میں نہیں ہوتی۔ انسانوں کو کھانا عزت سے، آبرو سے ملنا چاہیے، وہاں پر کھانا صرف بیل کی ناند میں ملتا ہے۔ نعیم نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کرایا۔ لیکن عزت اور آبرو کے لیے ایک بہت بڑی جنگ کی ضرورت ہے، اس سے بھی بڑی جو میں نے دیکھی ہے۔ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں۔ نیچے جا کر ہم ایک وسیع جنگ شروع کر سکتے ہیں، ایک نئی جنگ جو بغیر اسلحے کے ہوگی مگر لاکھوں اور کروڑوں میں ہوگی۔ اس طرح جیسے ہم کر رہے ہیں، ہم کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔ نیچے جا کر، مدن سخت جھلا کر بولا، نیچے جا کر ہم پھر انہی لاکھوں کروڑوں میں مل جائیں گے جن سے ہم بھاگے ہیں، پھر بیلوں کی طرح کام کریں۔ تمہیں پتہ ہے وہ کتنی محنت کرتے ہیں اور انہیں کھانے کو کتنا ملتا ہے؟ وہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں اور کتنے گھنٹے سوتے ہیں؟ تم نے میرے باپ کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا اپنے باپ کو؟ ان کی انگلیاں ٹیڑھی ہو گئی ہیں اور پیٹھ کی کھال دھوپ میں جل گئی ہے اور آنکھوں میں پسینہ بہہ بہہ کر وہ اندھے ہو گئے ہیں، اور ان پر اتنا قرض ہے کہ 7 پشتیں ادا نہیں کر سکتی۔ اور تم نے ان کے مالکوں کے مکان دیکھے ہیں، اور زمینیں اور مویشی، اور جتنا دودھ روزانہ ان کے گھر میں جاتا ہے، اتنا تم نے ساری عمر بھی نہیں پیا ہے۔ تم کہاں کی بات کرتے ہو؟ اوہ مدن، نعیم نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، ان لوگوں سے بچ کر تم کہاں جا سکتے ہو؟ اس جنگ میں سبھی شریک ہیں۔ ہندوستان کتنا بڑا ہے، اس میں کتنے جاگیردار، کتنے مالک اور کتنے نوکر ہیں، اس کا تمہیں کوئی اندازہ نہیں۔ ہم چند غاروں میں چھپ کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ درندوں کی زندگی ہے اور درندوں کی جنگ ہے۔ ہم اپنے والدین کی نسبت بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے محنت کی اور خاموش رہے، بڑی خاموشی، بڑی طاقتور جنگ۔ ہم نہ محنت کرتے ہیں، نہ جنگ کرتے ہیں، محض چوری کرتے ہیں۔ مادھوکر نے ایک لکڑی گھٹنے پر رکھ کر چٹاک سے توڑی اور اسے آگ میں پھینک کر بولا، درندے بغاوت کر سکتے ہیں، بیل نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ میں نے ایک سرکس میں دیکھا تھا، رنگ ماسٹر نے جب چھانٹا پٹخایا تو شیروں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو پھاڑ ڈالا۔ کبھی بیلوں کو کبھی مالکوں پر حملہ کرتے تم نے دیکھا ہے؟ وہ صرف آپس میں لڑتے ہیں۔ کبھی کبھی بیلوں سے انسان بننے کے لیے پہلے درندہ بننا پڑتا ہے۔ مالکوں سے بحث بیکار ہے۔ ہماری اصلی جنگ ان سے ہے جنہوں نے مالکوں کو بنایا ہے، جو کاریگروں کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں اور سوچنے والوں کے دماغ شل کر دیتے ہیں۔ وہ غیر ملکی جو ہمارے ملک کو غریب کر رہے ہیں۔ تم ان سے لڑنے کا طور طریقہ نہیں جانتے، اس کے لیے میں جانتا ہوں۔ مدن نے اس کی بات کاٹی اور آگے جھک کر بیٹھ گیا۔ میں شاید تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں نے 3 سال تک کتابیں پڑھی ہیں، معاشیات اور تاریخ۔ یہ مت سمجھو کہ میں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوں۔ میں جانتا ہوں ہندوستان انگریزوں کی سلطنت ہے اور ایسے کئی ہندوستان انگریزوں کی ملکیت ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ کیا حاصل کر رہے ہیں اور کس طریقے سے حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسکول اور کالج کھولے ہیں اور ریل گاڑی چلائی ہے، ہسپتال بنائے ہیں، لیکن وہ کتنا ریونیو اکٹھا کر رہے ہیں؟ تمہیں ہندوستان کا رقبہ معلوم ہے؟ وہ کتنی کھلی تجارت ہندوستان کے اندر اور باہر کر رہے ہیں اور ہندوستان کی آمدنی کا کتنا حصہ وہ یہاں پر خرچ کر رہے ہیں؟ مجھے سب پتہ ہے، مگر میں نے تاریخ بھی پڑھی ہے۔ دنیا میں ہر جنگ کا آغاز اسی طرح ہوا ہے، ملکوں کی نہیں، لوگوں کی جنگ کا۔ ہر تحریک جو ملک کے اندر پھیلی اسی طرح پھیلی۔ بے شک بعض جنگیں آخر میں زیادہ باوقار اور زیادہ سنجیدہ طریقے پر فیصل ہوئیں، لیکن ابتدا میں کیا تھا؟ چند لوگ جن کے سر پر خون سوار تھا، محکومیت اور ظلم سے سوئے ہوئے دماغ اور ہاتھ پاؤں تقریروں اور جلسے جلوسوں سے نہیں جاگتے، اور حکومت جس کی جڑیں مدتوں سے مضبوط ہو رہی ہوں ان کی باتوں سے کبھی نہیں چونکتی، وہ ہنگامے سے چونکتی ہے۔ اور گو جنگ کو ختم کرنے اور جیتنے والوں نے ہمیشہ ان چند لوگوں کی مذمت کی اور انہیں برا بھلا کہا، لیکن بعد میں آنے والوں نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے جنگ جیتی اسے کبھی شروع نہیں
कर सकते थे। उनके दिमाग में खून था। जो शुरू करते हैं उनके बाजुओं और सीनों में खून होता है। आज़ादी की हर तहरीक को शुरू करने के लिए दरिंदों की ज़रूरत है। उसने अकड़ी हुई ज़ख्मी टांग को मुश्किल से दोहरा किया। उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए और चेहरा जर्द हो रहा था। बाहर बारिश एक बार फिर तेज़ शुरू हो गई। नईम ने मायूसी से सर हिलाया। मैं नहीं समझता मदन, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास क्या तजवीज़ है, क्या प्रोग्राम है? मुझे कुछ नहीं पता। तुम खुद उस बारे में कुछ नहीं जानते। तुम बग़ैर तजवीज़ के, बग़ैर इरादे के मारते और तबाह करते हो और ख़ुद इस पर पछताते हो। मैं जानता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगियों में एक मुहिब खला है। तुम जो कुछ करते हो उसे भुला देते हो। तुम कुछ याद नहीं रखना चाहते। तुम्हारे पास महज एहसास जुर्म है। ऐसे कभी जंगें जीती नहीं जाती हैं। मदन उसी तरह रानों पर झुका बैठा था। सर उठाकर बोला, तुम्हारे पास क्या तजवीज़ है कि ये जंग सब लोगों की है, मेरी, तुम्हारी या इकबाल की नहीं? उन तमाम लोगों की जो खेतों में, बाज़ारों में, सड़कों पर और रेल के स्टेशनों पर और बंदरगाहों पर झुके हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिनके चेहरों पर मुशक्क़त की लकीरें पड़ चुकी हैं और जो नहीं जानते कि उन पर जुल्म हो रहा है। मदन ने हाथ उठाकर उसे रोका। ये तुमने पहले भी बताया था। मैं पूछता हूँ, तुम्हारे पास क्या तजवीज़ है? ज़मीन हमें मिल जाएगी? हाँ। हम उसके मालिक बना दिए जाएंगे? यकीनन। मुल्क का रेवेन्यू मुल्क पर खर्च होना चाहिए। जागीरदारी ख़त्म कर दी जाएगी? हाँ, उसके साथ जागीरदार और मुजारे का रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। मदन की आंखें चमकी। कैसे? उनके पास जाकर उन्हें बताया जाए कि वो मेहनत कर रहे हैं और उसकी कीमत उनको नहीं मिल रही, और ये कि उन पर जुल्म हो रहा है और वो उसे ख़त्म कर सकते हैं, कि दुनिया की तमाम तर ताकत उनके कब्ज़े में है। और यूँ उन्हें बताते बताते हम जेल में चले जाएंगे, कुछ किए बगैर। मदन ने तेज़ी से कहा। कुछ किए बगैर? नईम तकरीबन चीख पड़ा। जेल जाने से पहले पहले तुम हिंदुस्तान भर में आग लगा सकते हो। तुम भी अपनी ताकत से बेखबर हो मदन। जब तुम चले जाओगे तो वो लोग दूसरे लोगों को बताएंगे, और जब वो लोग चले जाएंगे तो दूसरे दूसरों को बताएंगे, और जब वो कमर सीधी करके खड़े होंगे तो ठहरो ठहरो, मदन ने बेताबी से बात काटी। ज़्यादा बातें मत करो। सुनो, मैं गांव का अछूत था। मुझे किस तरह वहाँ से निकलना पड़ा तुम्हें सब पता है। मैं ज़मींदार के कुत्तों के साथ बैठकर खाता और रहता सहता था। फिर मैं कई साल तक मुल्क भर में धक्के खाता रहा। अब मैं 25 बरस का हूँ। 25 बरस एक लंबा अरसा होता है। 25 बरस मेरे दिल में महफूज हैं। मैंने सब कुछ याद रखा है। मैं उसके मुतालिक बात करना चाहता हूँ। सुनोगे? 25 बरस, और मैंने एक रोज़ पेट भर कर खाना नहीं खाया। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? और तुम एहसास जुर्म की बात करते हो। तुमने 2 साल की जंग देखी है और डींगे मारते हो। मैंने एक एक दिन देखा है और 25 बरस निकल गए। मेरे पास याद रखने को बहुत कुछ है, और वो मेरी बहन है जो मेरे बाद फ़ाहिशा औरत बनेगी। इसलिए मैं जेल में जाना पसंद नहीं करता। सुना तुमने? उसने अकड़ी हुई उंगली नईम की छाती में चुभोई। तुम्हें अब चाहिए कि जाकर सो जाओ या दफ़ा हो जाओ। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है, सब बकवास है। बात ख़त्म करके उसने ज़ख्मी टांग को सीधा किया और होंठ काटने लगा। नईम खामोश बैठा गुस्से से बंद खिड़की को देखता रहा, जिसकी दर्जों में से बारिश का पानी अंदर आ रहा था। अचानक माधोकर बरंजी बोल उठा। तो क्या तुम समझते हो कि हम ये सब कुछ नहीं चाहते? हम हमेशा से जानवरों की तरह रहते आए हैं। हमने कभी साफ़ सुथरी जगह पर बैठकर साफ़ सुथरे बर्तनों में, अलग अलग बर्तनों में नहीं खाया, या खाने की ख्वाहिश नहीं की। इसकी छोटी छोटी आंखें गुस्से में आए हुए नेवले की आंखों की तरह सुर्ख हो गई थीं। ठहरो। इकबाल ने एक जलती हुई लकड़ी खींचकर ज़मीन पर मारी। छोटी छोटी चिंगारियां इधर उधर उड़ी। माधोकर सी करते हुए बाजू पर गिरी हुई चिंगारियों को मलने लगा। पागल हो गए हो? वो चीखा। तुम जबान चलाए जाओगे तो हो जाऊंगा। तुमने क्या किया है जो अब बक कर रहे हो? मुझे आराम की ज़रूरत है, तुम्हें पता नहीं? और तुम? लकड़ी का जलता हुआ सिरा नईम की नाक के नीचे ठोंसते हुए वो चीखा।
تم کل لائن پر جا رہے ہو ہم سے پہلے، اور اپنی یہ فضول باتیں ختم کرو ہمیشہ کے لیے، سنا؟ ہمارے پاس پہلے ہی بہت کام ہے۔ غصے اور خوف کے مارے نعیم جلدی سے اٹھ کر اپنے کمبلوں کی طرف چلا گیا۔ اقبال نے لکڑی آتش دان میں پھینکی اور آگ کی طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ دروازے کے قریب کمبلوں پر لیٹ کر نعیم نے ٹانگ اور ہاتھ پھیرا اور پتلون کی جیب میں پستول کو محسوس کیا۔ تاریک چھت کو گھورتے ہوئے سونے سے پہلے اس نے بہت گڈمڈ خیالات کے درمیان واضح طور پر محسوس کیا کہ آگ لحظہ بہ لحظہ بجھتی جا رہی ہے اور کھڑکی پر بارش تقریباً رک چکی ہے۔